हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10 राजू प्रकाशन यूपी बोर्ड की जो बुक है उससे हम टेंस की जो है दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें टेंस के यूजेस पढ़ रहे हैं, कहाँ किस टेंस का प्रयोग होता है, ताकि इस परीक्षा में जो क्वेश्चन आए कि वर्ब की मिस्टेक सही फार्म लिखो वर्ब का, तो वो क्वेश्चन आपका 2 नंबर पक्का हो जाए आंसर। इसके अलावा अगर आप टेंस को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए टेंस के नाम से, उसमें 23 वीडियो जो है बहुत ही डिटेल में आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया गया है। बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में पूरा आ जाएगा। और डिटेल जानना चाहते हो तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में इसमें बताया गया है। इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। कहीं पूछा गया प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस माने वो कंटिन्यूअस, क्योंकि इम्परफेक्ट माने अपूर्ण और कंटिन्यूअस माने जारी, यानी जारी है तो अपूर्ण है, तो इसलिए इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव माने भी आगे मतलब जारी है, प्रोग्रेस में है। तो इस तरह से कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यूज़ करना हो तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही समझिए। तो ये होता क्या है कि इस टेंस से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में लगातार चल रहा है और पूरा नहीं हुआ है। मतलब वह जा रहा है तो मतलब जा ही रहा है, पहुंचा नहीं है, चल रहा है काम। मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा ही रहा हूँ। इस टेंस में वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। प्रेजेंट फॉर्म मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं, तो उसमें आईएनजी जोड़ा जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट रहता है, उसके बाद अगर अन्य शब्द है तो अदर वर्ड हो जाएगा। तो वाक्य देख लेते हैं हम। आई एम गोइंग टू स्कूल, देखिए अफर्मेटिव का वाक्य है, ठीक है। इस तरह से ही इज़ या सी इज़ गोइंग टू स्कूल, वी यू दे कुछ भी रहेगा, बहुवचन रहेगा तो उसके साथ आर रहेगा। आई के साथ हम लगता है, ही के साथ ही, यानी एक वचन के साथ ही, आई के साथ हम, बहुवचन के साथ आर लगता है। निगेटिव सेंटेंस में क्या है? कुछ नहीं करना है आपको, सहायक क्रिया जे मार्क के बाद नॉट लगा देना, जैसे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव क्या होता है? फर्स्ट टाइप में सहायक क्रिया पहले हो जाएगा, जैसे आई एम आई गोइंग टू स्कूल। अगर निगेटिव रहता आई एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल हो जाता। अब ठीक है, सेकंड टाइप में क्या होता है? डब्ल्यू एच पहले हो जाएगा, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अगर वेयर आर यू नॉट गोइंग निगेटिव रहता तो यू बाद नॉट हो जाता सब्जेक्ट के बाद। तो ये हम मेन बताते चले जा रहे हैं, बाकी आप डिटेल इसको सिंपल है नहीं बता रहे हैं, आप खुद पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है उसको देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में होता है। पहला, बोलते समय जब कार्य जारी हो। जब आप कोई बोल रहे हो तो कार्य जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आपको बोलना है। देखिए अंग्रेजी में एक्शन ऑन कंटिन्यूएशन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब कंटिन्यूएशन यानी लगातार कोई काम जारी रहेगा बोलते समय तो हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे किसी को देख रहे हैं, कोई जैसे आप लिख रहे हो तो कर बताओ किसी को मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा हूँ, वह क्रिकेट खेल रहा है तो कार्य जारी है तो कंटिन्यूअस में बोलेंगे। एग्जाम्पल्स में जैसे द बॉयज आर रीडिंग न्यूज़पेपर इन द रूम, लड़के कमरे में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र। द गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ, लड़कियां अब एक गीत गा रही हैं। तो कार्य जारी है बोलते समय तो आप कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम कहाँ लगता है कंटिन्यूअस का प्रयोग? ऐसे अस्थायी कार्य जो बोलते समय वास्तविक रूप से ना हो रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। मतलब बोलते समय भले ना हो रहे हो लेकिन हो रहे हो तब भी कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। ए टेम्पोरेरी एक्शन नॉट एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज रिटन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अंग्रेजी में इसको ये कहेंगे जो हिंदी दिया है, दोनों वर्जन में दिया है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप हिंदी वाले पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हिंदुस्तान के तो हिंदी इंग्लिश दोनों में और बेटर रहेगा। जैसे आई एम राइटिंग ए बुक, मैं किताब लिख रहा हूँ, तो ये मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि जो आदमी बोल रहा है तो किताबें लिख रहा हो। किसी को भाई कहीं मिल गया, रास्ते में मिल गया, आजकल क्या करो तो कहेगा मैं किताब लिख रहा हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं कि रास्ते में लिख रहा है, घर पर ही लिखेगा लेकिन तब भी वो कंटिन्यूअस का प्रयोग करेगा, ठीक। इनफैक्ट आई एम नॉट राइटिंग ए बुक एट प्रेजेंट, क्वेश्चन बता भी दिएगा वास्तव में, इनफैक्ट मीन्स वास्तव में मैं एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में किताब नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी आदमी कह ही देता है कि हाँ मैं किताब लिख रहा हूँ कंटिन्यूअस टेंस में। तीसरा प्रयोग इसका कहाँ होता? ऐसा कार्य जिसके निकट भविष्य में किए जाने की योजना हो, यानी कि एन एक्शन दैट इज प्लान्ड आर अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। मतलब भविष्य में कोई काम किए जाने की योजना हो तब भी हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? तो आप देखिए भविष्य में अगर किए जाने की कोई योजना रहेगी तो उसमें आपको कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, लेकिन टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड रहेगा फ्यूचर वाला। इसमें देखिए जैसे टुमारो आ गया, ठीक, टुमारो आ गया ना, तो ये टुमारो बता रहा है कि भविष्य में कोई काम होगा, लेकिन तब भी कंटिन्यूअस में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए माई फादर इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुमारो, मेरे पिताजी कल दिल्ली से आ रहे हैं। कल दिल्ली से आ रहे हैं मतलब आज नहीं आए, कल आ रहे हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कल दिल्ली से आएंगे,
आ रहे हैं मतलब आएंगे। हिंदी में आप आएंगे भी कह सकते हो, आ रहे हैं, लेकिन टुमारो का प्रयोग किया जा रहा है तो कंटीन्यूअस टेंस में लिखा जा सकता है, क्योंकि योजना बताया जा रहा है कि कल आ रहे हैं। भाई आपके पिताजी कब आ रहे हैं दिल्ली से, लोग पूछते हैं कि मुंबई से कब आ रहे हैं, तो कहा तो कल आ रहे हैं, तो टुमारो का प्रयोग करेंगे हम प्रेजेंट टेंस में भी, नहीं तो वैसे तो फ्यूचर में टुमारो का प्रयोग होता। द एक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस एट प्रेजेंट बट प्लान फॉर टुमारो। क्वेश्चन में है कि ये ऐसा क्यों लिखा गया कि कार्य जो है नॉट टेकिंग प्लेस एट प्रेजेंट, वर्तमान में नहीं हो रहा है, लेकिन प्लान टू फॉर टुमारो, कल के लिए योजना तो है। चौथा कहाँ होता है इसका यूज, ऐसे कार्य को बताने के लिए जो जारी हो किंतु जिसका होना बोलते समय आवश्यक ना हो। मतलब कार्य तो जारी हो लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि बोलते समय वो जारी हो। टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस, कोई ऐसा वर्णन करना कार्य का प्रोग्रेस में जो जारी हो, बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन कोई नेसेसरी नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो बोलते समय हो। एग्जाम्पल, व्हाट आर यू राइटिंग दिस डेज, कोई आदमी आपसे पूछ लिया कि व्हाट आर यू राइटिंग दिस डेज, इन दिनों तुम क्या लिख रहे हो, तो द एक्शन ऑफ राइटिंग इज़ नॉट डन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इट इज़ इन प्रोग्रेस। तो जो कार्य यहाँ पूछा जा रहा है वो बोलते समय तो नहीं जारी है, लेकिन वो जारी है। भाई वो इस समय क्या लिख रहा हो, तो मतलब कोई नहीं, जब बोला तभी, आगे पीछे वो लिखता रहा होगा घर पर, ठीक है, कोई किताब वगैरह लिख रहा है, ठीक है, नॉवेल लिख रहा है। आई एम राइटिंग एन आर्टिकल ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, दूसरा वाक्य है मैं भारत की विदेशी नीति पर एक आर्टिकल मैंने लेख लिख रहा हूँ। तो द वर्क आर एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई आदमी कह रहा है कि मैं भारत की विदेशी नीति पर एक लेख लिख रहा हूँ, आर्टिकल मैंने लेख भी होता, निबंध भी होता, तो कोई ज़रूरी नहीं उसी समय वो लिख रहा हो, लेकिन तब भी कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग होगा वाक्य। ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जिसे बार बार करने की आदत हो, तो उसको भी हम कंटीन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। बार बार करने की आदत हो, जिसे मना करने के बावजूद अगर कोई आदमी बार बार काम कर रहा है तो भी कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बिकम द हैबिट फॉर डूइंग इट ओवर एंड अगेन। ओवर एंड अगेन माने होता है बार बार, मतलब ऐसे कार्य को व्यक्त करना जो हैज़ बिकम द हैबिट, जो आदत हो गई है, फॉर डूइंग करने की, इट ओवर एंड अगेन बार बार करने की आदत हो गई है। जैसे उदाहरण, रवि इज ऑलवेज आस्किंग मी क्वेश्चंस ऑन पॉलिटिक्स। रवि हमेशा मुझसे पॉलिटिक्स यानी राजनीति पर प्रश्न पूछ रहा है। मतलब उसको मना किया जाता है कि मुझसे राजनीति पर प्रश्न मत पूछो, मैं राजनीति के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी वो बार बार पूछ रहा है, तो इसका मतलब उसकी आदत है पूछने की। अब देखिए आगे, सामान्यतः दो प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, दो प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता। दो प्रकार की है मतलब आस्किंग रहेगा तो आएंगे, एक आएंगे तो दो तो रहेगी नहीं। ऐसी क्रियाएं, अब देखिए यहाँ बता रहा है कि दो प्रकार की क्रियाएं जो है, एक तो एनजी वाला बात अलग है, अब अलग से जान लीजिए कि इसका कुछ एक्सेप्शन है कंटीन्यूअस टेंस में, कि कब कंटीन्यूअस टेंस में हम नहीं लिख सकते हैं वाक्य। तो दो प्रकार की क्रियाओं पर आपको ध्यान देना है। तो जब ये प्रकार की क्रियाएं आएंगी दो प्रकार की, तो उनको हम कंटीन्यूअस टेंस में नहीं लिखेंगे। लिखेंगे किस में, इंडिफिनिट टेंस में लिखेंगे, किसी भी टेंस में लिखो, लेकिन कंटीन्यूअस में मत लिखो। अगर रहा आएगा तो इंडिफिनिट में लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, नियम देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कि अगर लिखोगे कंटीन्यूअस में कैसे गलती होगी। ऐसी क्रियाएं जो ज्ञानेंद्रियों के अनुभव या भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ज्ञानेंद्रियों का मतलब हमारे अंदर ज्ञान की जो इंद्रियां होती है, जैसे होता है ना कि आँख, कान, नाक, गला, जीभ ना, ये सब हमारे ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं। हम आँख से देख कर पढ़ते हैं, जीभ से टच कर मतलब स्वाद लेते हैं, त्वचा से भी हम देखते हैं मोटा है पतला है, कपड़ा वगैरह कुछ भी किसी को टच करते हैं, फीवर है कि ठंडी लग रही है, तो नाक से हम सूंघ कर भी पता चलता है कुछ जलने की गंध आ रही है, ठीक है। आँख, कान से सुनते हैं, ठीक, तो तमाम सब बातें हैं। ये पांचों जो है ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड जो वर्ड रहेगा ना, तो कंटीन्यूअस में नहीं लिखा जाएगा। जैसे इसमें कौन कौन सी वर्ब आती है, वर्ब याद कर लीजिए। बिलीव माने विश्वास करना, केयर देखभाल करना, फील महसूस करना, हियर सुनना, लाइक माने चाहना या पसंद करना, एक्सपेक्ट आशा करना, नो जानना, और सी देखना, रिमेंबर याद करना, टेस्ट माने स्वाद लेना, वांट चाहना, फॉरगेट भूलना, ETC इत्यादि। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कंटीन्यूअस टेंस में नहीं लिखी जाती हैं। अगर हिंदी में कंटीन्यूअस टेंस आ जाएगा रहा है, तो आप ये नहीं लिखोगे आई एम बिलीविंग, आई बिलीव लिखोगे। क्लियर, मैं केयर कर रहा हूँ तो आई केयर कर दो। आई फील, मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसे लिख देते हैं। आई हियर, मैं सुन रहा हूँ, ऐसे लिखा जाएगा। देखिए गलत वाक्य कैसे, आई एम नोइंग हिम, मैं उसे जान रहा हूँ, तो ये वाक्य हो गया गलत। देखिए इनकरेक्ट दिया ना, ये गलत वाक्य है। मैं उसे जान रहा हूँ कहेंगे आई नो हिम लिखा जाएगा। बोलचाल में कहते हैं आई नो, मैं जान रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ या मैं जान रहा हूँ।
आई एम नोइंग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नो का प्रयोग जो है बताया गया है, देखिए कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। सामान्यतः दो प्रकार क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है कंटिन्यूअस में, ठीक है। आई एम रिमेंबरिंग योर नेम, मैं तुम्हारा नाम याद कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि इसको कहना चाहिए मुझे तुम्हारा नाम याद है। तो ये रिमेंबरिंग, आई एम रिमेंबरिंग देखिए इनकरेक्ट है, गलत हो जाएगा। करेक्ट वाक्य इसका हो जाएगा आई रिमेंबर योर नेम, मैं तुम्हारा नाम याद कर रहा हूँ या मुझे तुम्हारा नाम याद है, बात एक ही हुआ। आई एम फीलिंग इट, मैं इसे महसूस कर रहा हूँ, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आई फील इट इसका अंग्रेजी होगा, मैं इसे महसूस करता हूँ या कर रहा हूँ, दोनों कर सकते हो, ठीक। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कैसे, मतलब हमारे मस्तिष्क के अंदर ही अंदर होते हैं, इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं रहती है, शारीरिक क्रियाकलाप नहीं रहता, इसलिए इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते हैं। जब शारीरिक क्रियाकलाप होता है तो कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं। अब दूसरी क्रिया देखिए कौन सी है, ऐसी क्रियाएं जो उस अवस्था या दशा को व्यक्त करें जो होने वाले समय में अस्थायी समझी जाएं, ठीक। दशा या अवस्था को बताएं अस्थायी समझी जाएं जो होने वाले समय में, तो उसे भी हम कंटिन्यूअस में नहीं लिखते हैं। जैसे कास्ट माने कीमत होना, तो कास्टिंग कहीं नहीं लिखा जाता। बिलोंगिंग नहीं लिखा जाता, बिलोंग माने का होना या संबंधित होना। अपीयर माने दिखाई पड़ना या प्रतीत होना। रिजेंबल माने मिलता जुलता होना, समान होना। ओन माने अधिकार होना या, ठीक है, या अपना होना, स्वीकार करना भी होता है ओन माने। कंटेन माने रखना या समाहित करना। तो ये भी क्रियाएं आपको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखना है, कंटिन्यूअस टेंस में लिख देंगे तो गलत हो जाएगी। जैसे उदाहरण देखते हैं कैसे गलत होती है। जैसे आई एम ओविंग ए कार, ठीक है, मैं एक कार को, ओ मीन्स अपनाना, स्वीकार करना, मैं एक कार को अपना रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, तो ये गलत है। आई ओन ए कार, मैं एक कार को ओन, ठीक है, मतलब कि स्वीकार करता हूँ, अपनाता हूँ। ओन मीन्स मालिक, मैं एक कार का मालिक हो रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक, ओन से ओनर बना। तो ओन का प्रयोग अगर आपको यहाँ पढ़े हैं, वर्ब याद है, तो जान लेंगे कि आई एम ओनिंग गलत, ठीक। परीक्षा में आपको इसको इंडिफिनिट टेंस में ही बना के वाक्य पूरा करना पड़ेगा। आई करके डैश करके एक कार दे देगा तो ओन कह देगा करेक्ट फॉर्म, तो ओन का ओन ही रहेगा, ओनिंग गलत हो जाएगा। दिस बॉक्स इज कंटेनिंग माई क्लॉथ, इस बॉक्स में मेरे कपड़े जो है रखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, रखे जाते हैं। दिस बॉक्स कंटेन्स माई क्लॉथ, इस बॉक्स में मेरे क्लॉथेज हैं, कपड़े हैं। तो क्योंकि कंटेन बताया गया यहाँ, कंटेन आईएनजी फॉर्म नहीं यूज किया जाता, तो इंडिफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। ही इज रिमेंबरिंग हिज ब्रदर, वो अपने भाई को याद कर रहा है, ऐसा नहीं करना। ही रिजेंबलिंग है, रिजेंबलिंग माने तो मिलता जुलता, समान होना, वह अपने भाई से मिलजुल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, अपने भाई से मिलता जुलता है, जैसे दो लोगों की शक्ल मिलती है ना, तो रिजेंबल, तो ये रिजेंबल सही है, रिजेंबलिंग गलत है। तो देखिए कुछ और वाक्य भी ऐसे दिए गए हैं। इस प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मुझे मैदान में एक गाय दिखाई पड़ रही है, तो इतना जान ले दिखाई पड़ रही है तो रहा है भली है, लेकिन आई सी लिखा जाएगा। सी माने दिखाई पड़ना, देखना नहीं, दिखाई पड़ना, क्लियर। देखना कहेंगे ये लुक होगा, आई एम लुकिंग, ठीक है, तो लुक माने देखना, सी माने दिखाई पड़ना। तो जब सी का अर्थ दिखाई पड़ना रहेगा तो इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाएगा। आई सी ए काउ इन द फील्ड। गुलाब की गंध मीठी लग रही है। द रोज स्मेल्स स्वीट, इसका अंग्रेजी होगा स्मेलिंग नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में स्मेल का प्रयोग नहीं होता। ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है ना, गंध नाक से लगेगी। दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है तो समवन नॉक्स एट द डोर, इज नॉकिंग गलत हो जाएगा, नाक का भी प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा। वह दुखी दिखाई दे रहा है, ही सी लुक दिखाई दे रही है, सी लुक्स साइड होगा, सी इज लुकिंग गलत, क्योंकि लुक माने यहाँ देखना नहीं, दिखाई देना। जब दिखाई देना वाला अर्थ रहेगा तो उसमें लुक या सी का आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते हैं। आसमान नीला प्रतीत हो रहा है। द स्काई अपीयर्स ब्लू, अपीयर्स माने प्रतीत हो रहा है, ब्लू माने नीला, तो इसकी इज अपीयरिंग भी गलत हो जाएगा। तो ये जान लीजिए कंटिन्यूअस टेंस के अपवाद हैं ये सभी क्रियाएं। ये क्रियाएं आ जाते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता है, वाक्य इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। यहाँ देखिए उपयुक्त हिंदी वाक्यों में रहा रही आदि का प्रयोग होते हुए भी अंग्रेजी अनुवाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक, क्योंकि ये भी अपवाद है, इसको जानना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए कुछ एक्सरसाइज दिया गया है, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सरल है, इसमें कुछ करना नहीं, सहायक क्रिया सब में दे दिया गया है। तो आपको केवल यही जो भी वर्ब है इसका आईएनजी फॉर्म कर देना है। तो राइट का आईएनजी फॉर्म करेंगे तो लास्ट में ई हट के आईएनजी होगा, राइटिंग हो जाएगा, बताते चले जा रहे हैं। दूसरे में रीडिंग हो जाएगा, तीसरे में गोइंग हो जाएगा, चौथे में टॉकिंग, फिर सिटिंग। सिटिंग में एक ध्यान देना कि डबल टी हो जाएगा, क्योंकि अंत में एक व्यंजन रहता है, एक स्वर रहता है, डबल टी हो जाता, डबल हो जाता अक्षर। तो वर्किंग हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सातवें वाक्य में द चिल्ड्रेन आर नॉट,
अब यहाँ 2 वर्ब दिया ना, तो पहले बार डूइंग हो जाएगा, डूइंग देयर वर्क। अब ठीक है, दे आर, तब फिर वाचिंग हो जाएगा। इसी तरह से इसमें सब कुछ करना है। जिसमें 2 दिया तो पहले बार आईएनजी, दूसरी बार भी आईएनजी लिखना है, सब में आईएनजी जोड़ना है। इसको आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, देखिए टीआर टेंस बताता है पूर्व में शुरू हुआ कोई कार्य समाप्त हो गया किंतु उसे समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है। पहचानने के लिए देखें इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है आते हैं, और अंग्रेजी में हैज हैव का प्रयोग होता है, ठीक है। चुका है, चुकी है, लिया है, गया है, या है, ये शब्द आते हैं। हैज हैव रहता है, हैज एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ हैव लगता है। तो देखिए आई वी यू दे यानी कि बहुवचन रहेगा तो हैव लगेगा, ही सी यानी एक वचन रहेगा तो हैज लगेगा। तो निगेटिव में क्या होता है, हैज या हैव के बाद नाट लग जाता है, इतना पता है आपको। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हैज या हैव पहले हो जाता है, फिर सब्जेक्ट, तब नाट है तो नाट, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लगता है। उसके बाद जो है सेकंड टाइप में WH हो जाता है, फिर सहायक्रिय, फिर सब्जेक्ट, नहीं है तो नाट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सब देखिए दिया विशेष में टेंस में चुका, चुके आते हैं। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। टेंस का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब कार्य या घटना का संबंध भूतकाल से हो किंतु उसका परिणाम या प्रभाव मस्तिष्क में वर्तमान समय में भी बना हो। मतलब पहले से, भूतकाल मतलब पहले से हो लेकिन वर्तमान समय में भी बना हो। जैसे मैं 1 महीने से यहाँ रह चुका हूँ, तो बीते समय से है ना, लेकिन अभी भी रह रहा हूँ, तो परफेक्ट टेंस में रहेगा। आई हैव लिव्ड इन द कॉलोनी फॉर 5 years। मैं कॉलोनी में 5 वर्ष रह चुका हूँ। तो 5 वर्ष पहले से ही रह चुका ना, 5 वर्ष रह चुका, अब भी रह रहा हूँ, तो अब ये परफेक्ट टेंस पे लिख लिया जाएगा। मिस्टर SP गुप्ता हैज़ वर्कड इन द स्कूल फॉर 15 years। यानी 15 साल से मिस्टर गुप्ता स्कूल में काम कर चुके हैं। एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि फॉर और सिंस का प्रयोग परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं लगता, परफेक्ट टेंस में भी लगता है। दिस फिल्म हैज़ रन फॉर 100 days। यह फिल्म जो है 100 दिन तक चल चुकी है। रन माने चलना होगा, जैसे कोई किसी टाकी होगी इसमें नहीं लग जाती फिल्म, तो इसमें बताया गया कि 100 दिन तक चल चुकी है। आप देखिए यहाँ उपर्युक्त वाक्यों से स्पष्ट है कोई कार्य भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान समय में भी जारी है। फॉर 5 years, फॉर 15 years, फॉर 100 days। ये फ्रेज पीरियड ऑफ टाइम प्रकट करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय का एक भाग जो अनिश्चित समय होता है। सिंस लास्ट संडे, सिंस लास्ट जनवरी। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम माने निश्चित समय को प्रकट कर रहा है, तब सिंस लगेगा। और भी उदाहरण देख ले रहे हैं। आई हैव लिव्ड इन दिस कॉलोनी सिंस 1998। मैं इस कॉलोनी में 1998 से रह चुका हूँ। और इसमें देखिए मिस्टर SP गुप्ता हैज वर्कड इन दिस स्कूल सिंस 1990। 1990 से इस स्कूल में काम कर चुके हैं। तो यानी वर्ष का नाम क्या है, निश्चित समय है, तो सिंस लगेगा। यही बताया गया इसमें। और भी एग्जाम्पल दिए हैं, देखिए मिस्टर शर्मा हैज़ बिल्ट ए न्यू शॉप। एक नई दुकान बना चुके हैं। ही इज ओपनिंग ए डिपार्टमेंटल स्टोर इन इट टुमारो। वह इसमें कल एक विभाग से संबंधित दुकान खोल रहे हैं। तो ये वाला अगला कंटिन्यूअस टेंस में है और इधर वाला प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक। इस तरह से भी बताया जा सकता है 2 वाक्य में। मिस्टर चौहान हैज़ वन द इलेक्शन ऑफ कारपोरेशन। निगम का चुनाव जीत चुके हैं मिस्टर चौहान। ही इज नाउ ए कारपोरेटर। वो एक कारपोरेटर हैं। देखिए दिए गए इसमें ऊपर वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। टेंस में क्रिया का रूप है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इसका प्रयोग उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है जो भूतकाल में पूरे हो चुके हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया न केवल भूतकाल में किसी कार्य का होना प्रकट करती है बल्कि उस कार्य का भूतकाल में पूरा होना भी प्रकट होता है, ठीक। मतलब जैसे 2 वाक्य ना, तो एक में कोई काम हो गया, आगे कोई काम करने की सोच रहे हैं, इस तरह से। तो चलिए इसमें प्रैक्टिस देख लेते हैं, एक्सरसाइज कैसे आ गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करके वाक्य को आपको बनाना है। दे देगा, कह देगा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करो। तो यहाँ जो भी वर्ब रहेगी तो आपको इतना ध्यान देना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हैज है तो मिस्टर शर्मा हैज लिव्ड हो जाएगा। MLA हैज़ नॉट विजिटेड हो जाएगा। तो गो का गान हो जाएगा, बाई का बाट हो जाएगा। इस तरह से सबका थर्ड फॉर्म आप आराम से लिख सकते हो। क्लियर, कुछ करना नहीं है, ठीक है। हैव का थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगा। आराम से इसको आप थर्ड फॉर्म लगा देना। देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए ध्यान दीजिए कि इसमें हैज जहाँ सहायक क्रिया नहीं लगी है, जहाँ हैज या हैव तो लग गया, वहाँ तो आपको थर्ड फॉर्म करना है। जहाँ सहायक क्रिया नहीं दी है उसमें हैज या हैव लगा देना है। जैसे नीचे 14वें में देखिए वी नॉट तो दिया है, अब प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है तो पहले तो वी के साथ हैव ही लगेगा।
तब जो है रीड का थर्ड फॉर्म भी रेड होता है, RED, स्पेलिंग यही रहेगी, पढ़ा रेड जाता है। यू के साथ भी यहाँ हैव रहेगा और डू का डन हो जाएगा। ठीक, सब में थर्ड फॉर्म लिखना, जिसमें सक्रिय नहीं तो सक्रिय सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैज या हैव लगा देना है। अब चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस काल से ज्ञात होता है कि कार्य बीते समय में किसी निर्दिष्ट समय पर प्रारंभ हुआ था और वर्तमान समय में भी जारी है। इस निर्दिष्ट समय को दर्शाने के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग किया था। मतलब पहले से कोई काम शुरू हुआ है, जारी है, आगे भी, तो उसी को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान एक रहती है। अंतर इतना है कि उसमें समय दे दिया था। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूअस है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि 2 घंटे पढ़ाने का काम पूरा हुआ, आगे भी जारी है ना, तो इसलिए। तो इसमें करना क्या है, सिंस लगेगा निश्चित समय के लिए, अनिश्चित के लिए फॉर। सिंस कैसे जानोगे, जो कार्य कब से शुरू हुआ केवल ये बताया जाए, वो सिंस है। जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, आधी रात से, सायंकाल से, ठीक है, 2 बजे से, ये सब निश्चित समय है। बाकी फार क्या है, दिनों, महीनों, घंटों, मिनटों, सेकंडों की संख्या दिया गया हो, तो जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 साल से, 10 दिन से, तो अनिश्चित है, फार लगेगा। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे आई हैव बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से निबंध लिख रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक, निगेटिव रहेगा तो नॉट कहाँ लगेगा, हैज़ या हैव के बाद नॉट लगेगा, बीन से पहले लग जाएगा, इतना ध्यान देना है। जैसे ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर। इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्या होगा, तो हैज़ या हैव पहले हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, बीन, वर्ब या एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। विशेष देख लेते हैं। अनिश्चित समय के लिए देखिए बता रहे हैं कि फार अनिश्चित समय के लिए, सिंस निश्चित समय के लिए लगता है। फार जैसे उदाहरण भी दिए, फार 2 आवर्स, 4 डेज, 7 मंथ, सिंस 2 o'clock, सिंस जनवरी मॉर्निंग, मंडे, ये सब दिया गया। और निषेधात्मक वाक्यों में बताना कि हैज़ या हैव बीन के बीच में नॉट लगता है, ये सब बताया गया। हैज़ हैव पहले हो जाता है इंट्रोगेटिव में, एक वचन के साथ हैज़ बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन, इतना हो गया। अब आइए एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सभी वाक्य बनाइए। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। तो इसमें जहाँ सहायक क्रिया दिया है तो ठीक है, वैसे सहायक क्रिया कहीं नहीं दिया है। तो अब देखिए, इसको आपको करेक्ट फॉर्म भरना, परीक्षा में ऐसे आ जाएगा, वाक्य दे देगा, कह देगा यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का सही रूप लिखो। अब टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसमें नहीं भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि दे देगा तब तो आदमी आराम से बना लेगा ना, कह देगा करेक्ट फॉर्म भरो। अब आपको देखना पड़ेगा किस टेंस में हम बनाएंगे तो बेटर होगा। आप देखिए, आई दे दिया है, यू फॉर 2 आवर्स ऐसे दे दिएगा, टीच दिया है, टीच का सही फॉर्म भरना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि मैं 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स आने के नाते टीच का तो टीचिंग तो होगा, लेकिन हैव बीन भी लिखना पड़ेगा। आई हैव बीन, तब टीच का हो जाएगा टीचिंग। आई एम टीचिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई फार या सिंस 2 आवर्स किस में लगेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगा, तो इसलिए हैव बीन भी सहायक क्रिया आपको लगाना पड़ेगा। अब दूसरे में देखिए, दे, अब हैव बीन प्लाविंग हो जाएगा, राधा हैज़ बीन सिंगिंग हो जाएगी, आवर कॉलेज टीम हैज़ बीन विनिंग हो जाएगा। तो इस तरह से एक वचन साथ हैज़ बीन लगा के आप यही जो दिया उसका आईएनजी फॉर्म कर दीजिए, और बहुवचन है तो हैव बीन लगा के आईएनजी फॉर्म कर दीजिए। ध्यान देना, लास्ट में चेस माने पीछा करना है, तो इसमें आईएनजी करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो द हंटर हैज़ बीन चेसिंग द डियर फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको आगे हम जो है पास्ट के सारे टेंस कवर करेंगे, उसका प्रयोग कहाँ होता है। तो इसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखिए, और ताकि आपकी परीक्षा से पहले पूरी तैयारी करवा दी जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।